नमस्कार। निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का खूब ख़्याल रख रहे होंगे और जीवन में निरंतर कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की फिर से एकल वार्ता हम शुरू करते हैं। बिहार चुनाव परिणाम आ चुके हैं और एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है। मतलब जो हमारा महागठबंधन था, उसके पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचा। और इस चुनाव परिणाम की उम्मीद पहले से ही थी, क्योंकि जो इंडिया अलायंस या महागठबंधन है, वह लड़ने जैसी स्थिति में ही नहीं था। या यूँ कहे, जब लड़ने की हमें तैयारी करनी होती है, मतलब युद्ध सामने है, तो उसकी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे शत्रु की पहचान करना, कैसे हमें लड़ना है और हमारे हथियार कौन से होंगे। तो इन सारी बातों से जो हमारा महागठबंधन था, वह अनभिज्ञ ही था। वह खुद को ही पहचानने में नाकाम रहा कि हमको, मतलब हम लड़ेंगे किससे, ये तो बात की बात थी। हम कौन हैं, किनसे मिलकर हमें बनना है और हमारे हथियार क्या होंगे। और हमारे राहुल बाबा, जैसा कि वह करते आए हैं, वह जनता के मुद्दे नहीं उठाते हैं, वह अपनी इच्छा और मनोनुकूल मुद्दे उठाते हैं। मतलब जो बात उनको पसंद है, जो वह चाहते हैं, वह मुद्दे वह उठाते हैं और यह चाहते हैं कि जनता इससे सहमत हो और उनके पक्ष में काम करे। अब जो मीडिया के लोग हैं, खास तौर पर सोशल मीडिया, जिसमें यूट्यूब और दूसरे सोशल नेटवर्क, साथ ही कुछ टीवी चैनल्स वाले हैं, वो तो इससे कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एक अच्छी खासी इससे कमाई होती है, मतलब मोटी कमाई होती है। तो इस वजह से वह राहुल गांधी जी का लगातार बचाव करने में लग जाते हैं। अब जैसे मैं राहुल गांधी जी की लगातार आलोचना कर रहा हूँ, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि जिस सशक्त विपक्ष की भूमिका राहुल गांधी के नेतृत्व में होनी चाहिए थी, राहुल गांधी उसमें नाकाम हैं। मतलब यह संख्या बल से नहीं होता है, यह आपके प्रभाव से होता है। प्रभाव किस बात का? अपनी बात को सही ढंग से रखना, सही मुद्दों को उठाना और सही समय पर सरकार को घेरना। जैसे मेरी इच्छा है कि यह होना चाहिए, मुझे यह पसंद है, ऐसा होना चाहिए, इससे जनता के बीच में कोई भी मत तैयार नहीं किया जाता है। मतलब जिसे आप जनमत कहते हैं, जनता के बीच हमेशा कुछ स्थापित चीजें होती हैं और जो नेता होता है, उन स्थापित चीजों के पक्ष में खड़ा दिखकर जनमत को अपने साथ जोड़ लेता है और इसमें हमारा विपक्ष नाकाम रहा है। आप 2014 का चुनाव देखिए, तो मोदी ने क्या किया। जैसे जब हमारा जो यूपीए था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, तो उस पे कौन से आरोप लग रहे थे? भ्रष्टाचार के भयानक आरोप लग रहे थे। कोल घोटाला, 2G घोटाला और तमाम दूसरे स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम भी था उसमें। तो उसके बीच में जनता में एक हताशा, निराशा, या यूँ कहें जो उसका मनोभाव था, दबा हुआ था। उसके बीच में उसे एक हीरो चाहिए था, जो ईमानदार हो, कुछ करके साबित कर रखा हो। तो गुजरात का मुख्यमंत्री, मतलब हमारे नरेंद्र मोदी, वह छवि वह उस वक्त तक बना चुके थे गुजरात में कि एक ऐसा आदमी, ऐसा मुख्यमंत्री देश में है जो परिवर्तन ला रहा है और वह सच्चाई और ईमानदारी से कोई समझौता नहीं करता है। अब सोचिए, नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल और अब का जो 11-12 साल हो गया जो प्रधानमंत्री का काल है, इसमें भी अब तक कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। तो किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी सरकार के लिए यह बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और वह नरेंद्र मोदी के पास है। ऐसे जो जनता के मुद्दे होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते हैं, वो हमेशा रेलिवेंट बने रहते हैं। बस जरूरत इस बात की होती है, उसको सही ढंग से उठाया जाए। मतलब जनता की भाषा में जनता से संवाद किया जाए कि जनता चाहती क्या है, जनता की जरूरत क्या है, जनता किस तरफ झुक रही है। जब आप यह अध्ययन नहीं कर पाएंगे या जनता की भाषा आप नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता को चाहिए क्या, तो फिर आप जन नेता नहीं बन सकते हैं।
जनता की अपनी मान्यताएं हैं, अपनी कुंठाएं हैं, अपने अंधविश्वास हैं, अपने विश्वास हैं और अपने अविश्वास भी हैं कि जनता क्या चाहती है। आप जनमानस को अगर तैयार करना चाहते हैं, तो अचानक से आप कोई बात कहिए और आपसे कोई कन्विंस हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। अब ये जो सोशल नेटवर्क पे कुछ वीडियोस लगातार चलते रहते हैं, उसके तमाम फॉलोअर्स, लाइक करने वाले, कमेंट करने वाले, जो आम लोग हैं, वो बड़ी संख्या में आ जाते हैं। भारत की आबादी बहुत बड़ी है, मतलब हम 150 करोड़ की आबादी वाले देश अब तक शायद हो चुके होंगे। 140 करोड़ में तो कोई संदेह नहीं है। अब देखिए, आगे जनगणना में हम यह आंकड़ा पार कर सकते हैं। तो जो सोशल नेटवर्क पर लोग हैं, वह कितनी संख्या में? 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, मतलब एक बड़ा वर्ग सोशल नेटवर्क पे नहीं है। तो जो आपका समर्थन या विरोध कर रहा है, उससे जनमत तैयार हो जाए, यह संभव नहीं होता है। उससे एक चर्चा होती है, और जो चर्चा करने वाले हैं, इसका भी बाकायदा एक बाजार है। तो इस बाजार की ताकत में आप, या यूं कहें इस बाजार के चक्कर में, जो कि ओपिनियन मेकर है, आपका भी ओपिनियन वह बना रहा है, और आप जो देखना चाहते हैं, आप जो सुनना चाहते हैं, कुछ वैसी ही बातें वह आपको सुनाता है, कहता है। तो जो चाटुकार पहले आपके पास होते थे, जो सरकारी कर्मचारी होते थे या नेताओं के तमाम भक्त होते थे, अब सोशल मीडिया पर भी इसी तरह के चाटुकार और भक्त होते हैं, और इसमें सही लोगों की पहचान करना कभी भी आसान नहीं होता है। अब सोचिए, भारत, यहाँ पर जो हिंदू आबादी है वो मेजॉरिटी है, 80 से 85% की आबादी हिंदुओं की है, और जो नॉन हिंदू हैं वो कन्वर्टेड हिंदू हैं, चाहे वो इस्लाम को फॉलो करते हों या क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हों, वो है तो कन्वर्टेड हिंदू ही ना। अब वो अरब और फारस का मुसलमान बनने की कोशिश अब भी कर रहे हैं, हालांकि उन्हें उन देशों में वह इज्जत नहीं मिलती है, क्योंकि वो पसमंदा मुसलमान है, कन्वर्टेड मुसलमान है। तो वह इज्जत हासिल करने के लिए उन्हें अलग तरह के प्रयास करने पड़ते हैं, और हमेशा साबित करते रहना पड़ता है कि मैं भी मुसलमान हूँ। और उन देशों में जो मूल मुसलमान हैं, उन्हें वह मान्यता नहीं मिल पाती है। अब वोट बैंक के रूप में देखिए, वह पोलराइज होकर भाजपा, संघ समर्थित जो भी लोग हैं, उनको हराने में लगा रहता है। मतलब वह खुद को एंटी हिंदू बता रहा है। वोटिंग पैटर्न उसका वैसा ही है। सोशल नेटवर्क पर आप मुसलमानों का बर्ताव देखिए, तो वह भी वैसा ही रहता है। पूरा एक बल्क आता है किसी चीज के समर्थन या विरोध में। इसी तरह हमारे कुछ अम्बेडकराइट दलित हैं, उनका विमर्श भी ऐसे ही है। ऐसे में ये जो सोशल नेटवर्क है, जो ओपिनियन धीरे धीरे बनाता है, 4 साल 5 साल में धीरे धीरे दिमागों पर कब्जा कर लिया जाता है। तो वही, जैसे वोट चोर जो आप कह रहे हैं, इसी थॉट ऑफ स्कूल से यह आता है कि जब हम लगातार यह कहते रहेंगे, तो धीरे धीरे यह सत्य स्टेब्लिश हो जाएगा। अब देखिए, तमाम यूट्यूबर्स हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, जो अपने आप को आधुनिक और उदारवादी कहते हैं, चुनाव के विशेषज्ञ हैं, वो 2014 के पहले से जो बात कह रहे हैं जिस पक्ष में, अब भी वही बात कह रहे हैं। वो जो बदलाव हुआ, जो अच्छा हुआ, मतलब बुरा भी हुआ है साथ में, तो जो उनका चयनित सत्य होता है, अर्ध चयनित सत्य होता है, अनुकूल सत्य होता है, वो उसी के साथ चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। ऐसे में अगर नेता अपने स्रोत और जो अपनी कार्यप्रणाली है, और जो पार्टी का एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसका उपयोग नहीं कर रहा है, केवल इन्हीं बिके हुए पत्रकारों और मीडिया हाउसेस का इस्तेमाल करता, मतलब न्यूज़ भी एक बड़ा बिजनेस है। ऐसे में आप किसी संस्थान को या किसी व्यक्ति को पूरे विश्वास के लायक मान लेते हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। समाचार बेचने की चीज है। अगर नो न्यूज इज गुड न्यूज नहीं कहा जाता है, नो न्यूज इज बैड न्यूज। मतलब जो बुरी खबरें होती हैं वो सबसे अच्छी खबरें होती हैं। सोचिए कौन से समाचार सबसे ज़्यादा बिकते हैं।
आज भी गरीब और मुफलिसी को ही बेचा जाता है। तो आपको उससे सावधान रहना है। समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है, या यूँ कहें बदल चुका है, और आप अगर नेतृत्व करना चाहते हैं, किसी पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, तो आपके आँख, कान बेहतर तरीके से खुले होने चाहिए, और उस जो अंतिम व्यक्ति है वहाँ तक आपको पहुँचने की सामर्थ्य रखनी होगी। अगर आप नहीं रख रहे हैं, तो आप पार्टी नहीं चला पाएँगे। और इन मीडिया हाउसेस और कथित जो पत्रकार हैं, पत्रकारिता के आड़ में अपना बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं। या यूँ कहें, ये नेताओं और पार्टियों को भी मूर्ख बनाते हैं। ऐसे में आप सही सूचनाओं तक कैसे पहुँच पाएँगे? इसका भी चुनाव आपको ही करना पड़ेगा, और ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी जो सच में आपके शुभचिंतक हों, वो सिर्फ अपना धंधा न चला रहे हों। यहीं पर अब बिहार चुनाव का एग्जाम्पल लीजिए। एनडीए कैसे चुनाव लड़ रही थी, और महागठबंधन कैसे चुनाव लड़ रहा था, वही इंडिया अलायंस। सोचिए, महागठबंधन जो था उसका कुछ भी क्लियर नहीं था चुनाव के पहले। चुनाव के दौरान भी वो आपस में ही लड़ते रहे और फ्रेंडली फाइट जैसा नाम देते रहे। तो हकीकत ये है कि आपने तो चुनाव लड़ा ही नहीं। जो आपको वोट मिले हैं, वो अपने समर्थकों और भक्तों की जो कोर वोट है, वह वोट मिले हैं। जैसे जाति और मजहब के आधार पर जो एमवाई समीकरण था, उसने आपको भरपूर समर्थन दिया, पर वह आपको हर जगह चुनाव नहीं जिता सकता है। उसका जो समीकरण है, जितनी जगहों पर आपके लिए कारगर हो सकता था, हुआ। फिर अब उस समीकरण के लोग भी, खासतौर पर मुस्लिम मतदाता भी, अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने लगा है कि मैं कांग्रेस और जेडीयू को वोट क्यों दूं, मेरा प्रत्याशी क्यों न जीते, मेरी जो इस्लामिक पहचान रखने वाली पार्टी है उसका आदमी सांसद विधायक क्यों न बने। तो उन्होंने बनाया उसको क्योंकि आप चुनाव जीत कर भी किसी काम नहीं आएंगे। तो जो हमारा मुसलमान है वह इस बात को समझ चुका है। तो हमारे अब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे, उसमें सपा या फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि जैसे ही यह मतदाता समूह इन पार्टियों से हटेगा, इनका अस्तित्व बचे रहना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जो इनका मूल जनाधार है वह इसी वोट के कारण है। अब एनडीए का देखिए, आप जेडीयू को देखिए, भाजपा को, एलजेपी, हम, मतलब ये जो पार्टियां थी चार पांच, ये एक इकाई के रूप में लड़ी हैं। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग चुनाव चिन्ह, लेकिन प्रबंधन एक था। जैसे अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, सी आर पाटिल, मतलब ये जो डायरेक्ट कर रहे थे, ये जो प्लान कर रहे थे, उसी पर एनडीए चुनाव लड़ रहा था। और सबसे बड़ी चीज संघ, संघ जो है एनडीए के लिए प्रचार कर रहा था, संघ भाजपा के लिए नहीं कर रहा था। और सभी नेता जो एक दूसरे के लिए प्रचार कर रहे थे, वह भाजपा, जेडीयू, एलजेपी के लिए प्रचार नहीं कर रहे थे, वह एनडीए के लिए प्रचार कर रहे थे, क्योंकि इस बात को वो अच्छी तरह समझ चुके हैं कि सत्ता में आना है तो समझौते करने पड़ेंगे। मान लीजिए 2, 4, 5 सीट हम कम ज़्यादा ले लेते हैं, और उससे जाति समीकरण अगर सध जाता है, तो इसमें हर्ज क्या है? सोचिए, अगर एलजेपी को 29 सीट न दी जाती और चिराग पासवान वैसे ही अड़े रहते, हालांकि उन्होंने 19 सीटें जीती, शानदार सफलता है ये। तो सोचिए, जो उनके जाति समीकरण वाले वोट हैं वो इधर उधर हो जाते 1-2%, तो उसी से बहुत बड़ा अंतर हो जाता। तो एनडीए ने इस चीज को समझा और उन्होंने उन समीकरणों को साधा, मतलब जातियों को कैसे साधा जाए। अगर आपके पास एमवाई का मजबूत समीकरण है और आपको हराना है, तो आपके विपक्षी या विरोधी को क्या करना चाहिए? आपको एमवाई के कैटेगरी में या कहें खांचे में बांध देना चाहिए कि आप एमवाई तक ही रह जाएं। और विरोधी ने यही किया। जैसे बहन मायावती का उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक का अब भी बड़ा हिस्सा है, लेकिन वो अब चुनाव नहीं जीत पा रहे। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि दलितों में केवल एक खास जाति के तक उनको समेट के रख दिया गया, और उन्होंने वैसे ही टिकट दिए, वैसी ही नीतियां बनाई।
तो जो दूसरी दलित जातियाँ थीं, उनको यह समझाने, बताने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो साफ-साफ दिख रहा था कि देखिए ऐसे हो रहा है। तो ये मवाई समीकरण से जो लोग चुनाव जीतने वाले हैं, उनके व्यवहार और काम में भी वह चीज़ें एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ती रहती हैं। ऐसे में विरोधी दल को एमवाई समर्थक और उन्हीं के पक्ष में पक्षकार होने की बात साबित करने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती और यह काम बड़ी आसानी से हो जाता है। तो हमारे जो नेता हैं, प्रबुद्ध लोग हैं और मीडिया के माध्यम से ढेर सारा पैसा कमाने वाले लोग हैं, उनको मिसगाइड करना बंद करना चाहिए। क्योंकि उनकी जो मर्ज़ी है, वह जो चाहते हैं, वही देखना चाहते हैं और वही दिखाते हैं और उसी तरह के आंकड़ों ले आते हैं या यूँ कहें आंकड़ों की भी व्याख्या अपने अनुकूल जो उनको चाहिए, उस हिसाब से करते हैं। तो इसी से बचना है, इसी को समझना है और चयनित सत्य, अर्ध सत्य, अनुकूल सत्य से बाहर निकले बिना सही ढंग से राजनीति का न तो विश्लेषण हो सकता है और न राजनीति में सफलता हासिल की जा सकती है। तो सभी नेताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। घरों से निकलिए, महानगरों से निकलिए, एसी कमरों से निकलिए, जनता के बीच जाइए, थोड़ी धूल फांकिए, सड़कों की खाक छानिए और देखिए जनता की वास्तविक समस्याएं क्या हैं और निश्चित रूप से तब आप चुनाव जीतेंगे ही। बाकी ऐसे ही परिणाम आएंगे, जिसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।